नमस्कार। आज हम हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि शमशेर बहादुर सिंह की दो कविताओं का पाठ और विश्लेषण करेंगे। एक कविता है एक पीली शाम और दूसरी कविता है उषा। सबसे पहले उषा से शुरू करेंगे। पहले कविता के बारे में बातचीत करेंगे, फिर कविता का पाठ करेंगे और फिर कविता का आशय स्पष्ट करेंगे। उषा कविता, जिसमें हम जानते हैं कि हिंदी कविता में सुबह के लिए, भोर के लिए बहुत सारी कविताएं रची गई हैं, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह अपनी कविता में अलग बिंबधर्मिता के लिए जाने जाते हैं। उनकी कविता में जो मितव्ययता है या मितकथन की कविता कही जाती है, कम शब्दों में अधिक अर्थ को भर देने वाले कवि, चित्र शैली के कवि, और उन्हें कहा जाता है कि भावनाओं में जो आंतरिक संरचना भावनाओं की है या इंद्रियता है कविता की, उसके सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उषा कविता में वह एक विरल तरीके से, अलग तरीके से उषा का चित्रण करते हैं, और वह जो चित्रण है वह एक दौर में छायावादी कविता से भी उन्हें जोड़ता है। प्रगतिशील कविता का तत्व भी इसमें दिखाई देगा आपको, और नई कविता का तत्व भी कुछ जुड़ जाता है, जिसमें नए सिरे से नई बिंबधर्मिता और प्रयोग का नया रूप है। ऐसे में शमशेर बहादुर सिंह प्रगतिवाद, नई कविता और प्रयोगवाद की कविता की जो बिंबधर्मिता है, जो प्रयोगशीलता है, यह भाषा की जो नई कवायद है उससे जुड़ने वाले कवि। उषा कविता में उन्होंने उषा का चित्रण किया है। ऐसा समय जो सुबह का होता है, जिसमें सूर्य अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं होता, उसमें लालिमा होती है और अभी अभी अंधेरा खत्म हो रहा होता है और उजाले की दस्तक होती है। ऐसे समय को उषा कहा जाता है। और इसमें नया क्या है कि इसमें जो बिंब रचता है कवि शमशेर बहादुर सिंह, इसका जो बिंब रचते हैं, जिसमें आसमान का जिस तरह प्रयोग करते हैं, जिस तरह से काली सिल का प्रयोग करते हैं, केसर से युक्त काली सिल का प्रयोग करते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ साथ खड़िया का प्रयोग करते हैं, इसमें जो रंग ले आते हैं, तो रंगों का जो चित्रण है वो एक चित्रशाला बनाते हैं वो उषा के बहाने, और वो जो चित्रशाला है वो अद्भुत है। कविता को पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है। उषा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर यह लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। क्योंकि सूर्योदय तो रोज होता है, लेकिन सूर्योदय शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उषा का जो चित्रण है, उसके बाद का जो सूर्योदय है वो अद्भुत है। कवि इन पंक्तियों में जब स्पष्ट करता है, लिखता है कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः काल का जो नभ है, आकाश, वो कैसे नजर आता है? एक बहुत बड़े नीले शंख की तरह नजर आता है। नीला शंख, शंख आप जानते हैं पावनता का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है, खूबसूरती का प्रतीक होता है। तो शंख जैसा उन्हें पूरा आकाश नजर आता है। भोर का नभ, भोर माने टटकी, एकदम अल सुबह जिसे कहते हैं, अभी अभी भोर, सुबह का पहला पदार्पण जिसे कहा जाता है, उस पदार्पण में, या कहा जाए भोर की जो बेला होती है, उस बेला में नभ, आकाश कैसा नजर आ रहा है? नीले शंख जैसा नजर आ रहा है कवि को। और राख से लीपा हुआ चौका, और थोड़ा लोक चेतना ले आते हैं यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह, और ये बताते हैं कि चौका, हम जानते हैं कि ग्रामीण अंचल में जो चौका होता है, सुबह के समय स्त्रियां जब उठती हैं तो उस चौके को राख से लीपती हैं। राख से जब लीपती हैं तो राख का जो रंग है, उसके बारे में कवि ने लिखा राख से लीपा हुआ चौका। तो राख से जो चौके का कलर है वो राख के रंग का हो गया। और इसमें कोष्ठक में नीचे की पंक्ति में कवि ने लिखा है कि वह अभी गीला पड़ा है, ऐसा लगता है कि अभी ताज़ा ताज़ा उससे लीपा गया है। तो जो उसका गीलापन है वो सुबह का द्योतक होता है। और फिर नीचे की पंक्ति में कवि लिखता है
कि बहुत काली सिल ज़रा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। काली सिल आप जानते हैं जिसमें मसाला पीसा जाता है, वो सिल बोलते हैं। सिल और बट्टा, तो जो सिल होता है जो पत्थर नुमा उस एक आकार का होता है, उसमें बहुत काली सिल, काले रंग की सिल है और उसमें जरा से लाल केसर से, लाल केसर से उसे रगड़ दिया गया हो, उसे धुल दिया गया, जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, लाल केसर से जैसे वह धुल दी गई हो। और वह धुली हुई जो सिल है, अब यहाँ थोड़ा कविता में जो इम्प्रेशन है उसके संदर्भ में आप बात करें तो जो सिल जैसी चट्टानें हैं उसमें सूर्य की लालिमा हल्की से जैसे पड़ रही है, और जो लालिमा पड़ रही है तो ऐसा लगता है कि उन सिलों पर, उन शिलाओं पर, या एक तो सीधा सीधा अर्थ है और उसका व्यापक अर्थ इसमें थोड़ा सा ले सकते हैं हम कि जो लालिमा है वो केसर युक्त लालिमा है, जैसे केसर की लालिमा होती है उससे उसको धुल दिया जाए, उस तरह से लगती है वो सिल। जो केसर का रंग है वो रंग सूरज की मध्यम रोशनी का रंग होता है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। फिर स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब ये चित्रण जब कवि करता है तो यहाँ एक दूसरा चित्र ले आता है। स्लेट हम सब जानते हैं कि सुबह सुबह बच्चों के उठने का समय होता है। बच्चे जब उठते हैं तो स्कूल जाने की तैयारी जब करते हैं तो उस पर स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। वो जो स्लेट है जिस पर वह लिखते हैं, ऐसा लगता है कि उस पर किसी ने लाल खड़िया मल दी हो। और ये जो लाल खड़िया मलने का बिंब यहाँ पर कवि ले आता है, वो एक नई ऊर्जा और नई ताजगी के साथ इसको बिंब को रचता है और ये कहने की कोशिश करता है कि वो जो पूरा ग्रामीण परिवेश है उस परिवेश में एक तरफ राख से लिपा हुआ चौका नज़र आ रहा है, एक तरफ प्रकृति का पूरा मनोरम चित्रण नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो कैसे नए कोपल की तरह या नए उत्साह की तरह वह अपनी खड़िया, लाल खड़िया जैसे उसमें उन्होंने मल दिया हो। तो लाल खड़िया यहाँ एक नई ऊर्जस्विता का प्रतीक है, नई चेतना का प्रतीक है। ये आप देख सकते हैं इस कविता में जो खूबसूरती का नज़ारा यहाँ प्रस्तुत करते हैं कवि। और बात की पंक्तियों में है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह और जैसे हिल रही हो। ये पंक्तियाँ इस कविता की सबसे खूबसूरत पंक्तियाँ हैं कि नीला आकाश अब कैसे नज़र आ रहा है कि ऐसा लगता है कि जो नीला आकाश है वो नीले जल से भर गया हो, और नीले जल से भर गया है और उसमें गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। सूर्य की जो रश्मियाँ हैं, सूर्य की जो किरणें हैं उसमें पड़ रही हैं, और ऐसा लगता है कि वह जो नीले जल से भरा हुआ आकाश है एक नदी की तरह नज़र आता है, और उसमें सूर्य की जो रश्मियाँ या किरणें हैं उसकी, वह जब उसमें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सुंदरी या स्त्री की जो गौर वर्ण की शरीर है, उसका गौर वर्ण की जो नायिका है, ऐसा लगता है उसकी देह उसमें झिलमिला रही है, उसका अक्स उस पर पड़ रहा है, उसकी छाया उस नदी में या कहा जाए आकाश रूपी नदी में तैर रही है, ऐसा लगता है। तो ये जो बिंब है एकदम नए तरह का बिंब यहाँ पर नज़र आता है। और फिर कवि कहता है और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। जादू शब्द का प्रयोग इसलिए करता है कवि कि हम सब जानते हैं कि जादू में पल प्रतिपल कौन सी चीज़ कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। तो जो प्रकृति जादू कर रही है कि प्रकृति का जादू कैसे खूबसूरती के साथ सुबह में भोर से लेकर सुबह तक का जो समय होता है उसमें रंग बदलते कैसे हैं, और उन रंगों का कवि अपने शब्दों के मार्फत कैसे प्रयोग करता है, ये इस कविता की खूबी है। तो अभी तक जो जादू चल रहा था कि पल प्रतिपल रंग बदल रहा था प्रकृति का, वो बदलता हुआ रंग जैसे सूर्य की रोशनी हो आ गई, सूर्य जब खिल गया तो लगभग उसका जो जादू है, वो जो पूरा उसका आलोक है वह बदल जाता है कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। उषा रूपी नायिका, ये जो उषा रूपी नायिका है उसका जादू अब टूट रहा है। ये जो रंगों से भरा हुआ जादू है, जो पल प्रतिपल बदल रहा है, वो जो तिलिस्म है उसका, वो जो जादू है अब लगभग समाप्त हो रहा है और वह रंगों से भरा हुआ है, खूबसूरती से भरा हुआ है, सूर्योदय अब हो रहा है। इस कविता को पढ़ते हुए हमें ये नज़र आता है कि कैसे इसमें चित्र शैली का प्रभाव है। चूँकि ललित कलाओं से बड़े परिचित थे
शमशेर बहादुर सिंह। और शमशेर बहादुर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे कवि जो अपनी समय की तमाम सारी काव्यधाराओं से जुड़ते हुए भी बेहद निजी संवेदनाओं के कवि, और अपनी उसी निजी संवेदना में वो बिंबों की एक नई नई योजना लेकर आते हैं। और वो नई योजनाएं, इसके पहले के कवियों के यहाँ ये बिंब आपको नज़र नहीं आता। तो ये गहराई के साथ, ऐन्द्रिक बिंब के साथ, गतिशील बिंबों के साथ, गतिशील नज़ारों के साथ ये इसमें प्रस्तुत करते हैं। इसमें लोक भी है, इसमें प्रकृति भी है, इसमें लोक के अवयव जो जिनको प्रकृति में ले आते हैं वो अवयव, जैसे यहाँ पर जो प्रयोग किया उन्होंने, राख से लिपा हुआ चौका या काली सिल या स्लेट, लाल खड़िया, ये सारे शब्द लोक से जुड़े हुए हैं। तो लोक धर्मिता भी इसमें नज़र आती है शमशेर बहादुर सिंह की। इस तरह से एक खूबसूरत प्रकृति की कविता है जो अपने नए बिंब और भाषा की सृजनात्मक शक्ति के साथ हम देख और परख सकते हैं। इसी क्रम में दूसरी कविता का पाठ किया जाए, उसका नाम है एक पीली शाम। एक पीली शाम, अभी उषा का चित्रण हम कर रहे थे और अब शाम का चित्रण। लेकिन ये इस कविता की खूबी यह है कि कहा जाता है कि ये कविता एक मित्र अपने मित्र को अंतिम अवस्था में देख रहा है और वह मरणासन स्थिति में, और उस मरणासन स्थिति में जो उसका सबसे निकट का मित्र है उसके सामने बैठा हुआ है। उस समय उसकी आँखों में जो नज़ारा है, जो जिज्ञासा जिसे कहते हैं, जीवन जी लेने की इच्छा, वो जीना तो चाहता है लेकिन उसका शरीर अशक्त हो चुका है। ऐसे में उसकी आँखों में जो इंद्रियता है, आँखों की जो गहराई है, आँखों का जो इम्प्रेशन है, वो इस कविता में इतनी खूबसूरती से आता है जिसको कवि महसूस करता है। सामान्य लोगों को नहीं नज़र आएगा वो भाव जो उस मित्र की आँखों में उस कवि को नज़र आता है, और वह कैसे उसको महसूस करके शब्द में ढालने की कोशिश करता है। वह इस कविता में एक पीली शाम से इसको जोड़कर वो कवि लिखने की कोशिश करता है। और सांध्य तारक, वो जो आंसू का चित्रण इसमें आता है कि कोरों के बीच में जो आंसू अटका हुआ है, वो आंसू जो गहराई से किस तरह से ढुलक जाना चाहता है लेकिन ढुलका नहीं है, अभी गिरा नहीं है, उसका चित्रण इसमें लिखा है कवि ने। और वासना का भी प्रयोग करता है कवि। वासना में डूबी आँख, शिथिल पल, स्नेह काजल, कई चित्रण इसमें आता है। तो ये कहने का तात्पर्य ये कि अंतिम दौर है मृत्यु का, जीवन का, लेकिन उस जीवन के अंतिम दौर में भी जीवटता और जीवंतता और जिजीवसा का रूप कैसे हो सकता है, वह यहाँ कवि ले आने की कोशिश करता है। तो ये खास बात है। कविता का पाठ करते हैं कि एक पीली शाम, पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, शांत मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, कृष्ण म्लान हारा सा। फिर कोष्ठक में कि मैं हूँ वह मौन दर्पण में तुम्हारे कहीं, वासना डूबी शिथिल पल में, स्नेह काजल में लिए अद्भुत रूप कोमलता, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, सांध्य तारक सा अतल में। इन कविता की पंक्तियों में स्पष्ट है कि एक पीली शाम, पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता। पतझर का अटका हुआ पत्ता की, जैसे पतझड़ का जब मौसम होता है तो वृक्षों से जो पत्ते होते हैं, पुराने पत्ते, वो टूट के गिर जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। लेकिन एक पत्ता ऐसा है जो पीला पड़ गया है, जो गिरने की स्थिति में है लेकिन गिरा नहीं है। उस संवेदना को यहाँ पर उसकी जीवंत अभिव्यक्ति कवि करता है, मनुष्य के इंद्रियों के सहारे उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर करता है। और ये कहता है कि एक पीली शाम, शाम पीलिमा से भरी हुई है। शाम वैसे उदासी का प्रतीक होती है। हम सब जानते हैं कि शाम के समय दिन भर की थकान जो होती है, काम की थकान, मौसम की थकान, तो शाम और सुबह का रंग एक जैसा दिखता है, लेकिन सुबह में ताजगी होती है और शाम में थकान होती है, उदासी छाई रहती है। तो एक पीली शाम है। और शाम कैसी है? पीली शाम है। पीली का मतलब दुख से भरी हुई शाम, किससे? करुणा से भरी हुई शाम है। पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, और वो पतझर का जो पत्ता है जो अटका हुआ है, उस पर निगाह कवि की जाती है। और वह अटका हुआ का मतलब ये कि वो गिरना नहीं चाहता, वो अपनी जिजीवसा से
पेड़ के साथ अपना रिश्ता कैसे कायम किए हुए है। तो यहाँ पर जो कवि है आगे की पंक्ति में जब कविता लिखता है तो वो जो पत्ते का जुड़ाव है कैसे अपने मित्र के साथ करता है, मनुष्य के साथ, कि शांत मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल कृष्ण म्लान हारा सा। सामने चेहरा उसका है, उस चेहरे में उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। शरीर रूपी जो काया है या कहा जाए वो वृक्ष है जिससे उससे मुक्ति उसकी होने वाली है, लेकिन वह अभी मरना नहीं चाहता, उससे वो छूटना नहीं चाहता। तो शांत मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल। अब शांत मेरी भावनाओं में का तात्पर्य यहाँ ये है कि वो जो शांति है, जो करुणा है, उसकी जो संवेदना है, जो इम्प्रेशन है, वो कवि अपने हृदय में महसूस करता है। क्योंकि कवि की भावना उस मित्र की भावना दोनों एक जैसी है, इसलिए उसके अंदर तक की उसकी भावना को वह महसूस करता है आँखों की भाषा के माध्यम से। आप जानते हैं कि जहाँ पर रिश्ते इतने गहरे होते हैं वहाँ पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आँखों के मार्फत आप सब कुछ जान लेते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो शांति छाई है आँखों में, लेकिन उस शांति में क्या क्या चल रहा है वो सब उसे पता है। मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, और भावनाओं में जो मुख रूपी कमल है वह व्याप्त है कृश म्लान हारा सा। कृश आप जानते हैं दुबले शरीर को कृशकाय शरीर कहते हैं। कृश म्लान माने तेजहीन, हारा सा का मतलब ये कि जीवन पथ पर संघर्ष करते हुए खूब संघर्ष किया, लेकिन अब हारा सा वो महसूस कर रहा है। लेकिन नीचे कोष्ठक में कवि जो खास बात लिखता है कि मैं हूँ वह मौन दर्पण में तुम्हारे कहीं। मुझे लगता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है, और जिसमें कवि कहने की कोशिश करता है कि वो कवि को ये महसूस होता है कि लगता है कि जो मौन दर्पण है, उस मौन दर्पण में मैं झांक कर देखता हूँ, मुझे महसूस होता है उसमें मैं कहीं व्याप्त हूँ, कि वो मैं महसूस करना चाहता हूँ और मुझे दिखाई देता है कि उस मौन दर्पण में कहीं मेरी उपस्थिति है। फिर वासना डूबी शिथिल पल में स्नेह काजल में लिए अद्भुत रूप कोमलता। और फिर अगले ही पल उसमें कवि कहता है कि अंतर मन में जब मैं पहुँचता हूँ तो वह वासना डूबी का मतलब प्रेम में डूबी हुई, शिथिल पल में, ऐसा पल जिसमें प्रेम का पल होता है जो शिथिल हो जाता है। स्नेह काजल, स्नेह से भरे हुए काजल रूपी आँखें लिए अद्भुत रूप कोमलता, और कोमलता से सृजन से भरा हुआ वह पल, ये सृजन का प्रतीक है। और नीचे की पंक्ति में कवि कहता है इन सब के बीच में अब गिरा वह अटका हुआ आंसू। वो जो आंसू है जो कोरों में अभी अटका हुआ है, अब गिरा कि अब गिरने की स्थिति में वो आ गया है। सांध्य तारक सा अतल में, सांध्य तारक संध्या के समय का जो तारा होता है, वह जो अटका हुआ तारा जो अब गिरने की स्थिति में है, वह अतल गहराइयों में, वहाँ पर कहाँ गिर रहा है, कवि के हृदय की अतल गहराइयों में कहीं पर वह गिरने की ओर उन्मुख है। इस तरह से आप देखें कि एक इम्प्रेशन वाली कविता है यह, जिसमें भाषा और संवेदना और इमोशन की गहराई में डूबकर ये कविता लिखी गई है। और एक पीली शाम के बहाने कवि अपने ऐन्द्रिक बोध को यहाँ पर व्यक्त करता है और एक नए बिंब के साथ ये कविता रची जाती है। एक पीली शाम कविता इस मायने में महत्वपूर्ण कविता है कि इसमें जो बिंब का प्रयोग किया है कवि ने, एकदम अलग तरह का बिंब है। और यह बिंब की एक मरणासन स्थिति में जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का जो सौंदर्य होता है, उस सौंदर्य को किस तरह से कवि ने पकड़ा है और ये बताने की कोशिश की है कि अंतिम जो क्षण है जीवन का, उस क्षण में भी सौंदर्य कैसे तलाशा जा सकता है। और उस सौंदर्य को गहराई तक महसूस करने के लिए कवि जिन भावनाओं को यहाँ पर ले आता है, वो इन पंक्तियों में बार बार हम देख सकते हैं। मसलन जो बाद की पंक्तियाँ हैं कि वासना डूबी शिथिल पल में स्नेह काजल में लिए अद्भुत रूप कोमलता। एक तरफ तो कवि उस नायिका या मित्र जो भी आप कह ले, उसका चेहरा जो पीला पड़ चुका है, जो पूरी तरह से जीवन से हार चुका है,
लेकिन अंदर की जो गहराई है, जो मित्र की उपस्थिति में सामने वह महसूस करना चाहता है कि कैसे उसमें कोमलता भरी हुई है, कैसे उसमें वासना प्रेम भरा हुआ है, कैसे उसमें स्नेह रूपी काजल दिखाई देता है। और इसके लिए कहता है कि रूप की कोमलता, ऐसी रूप कोमलता कि जिसे आज तक उसने महसूस नहीं किया था। अद्भुत है वह, अद्भुत शब्द का प्रयोग करता है कि देखा था उसने पहले भी, लेकिन ये रूप की जो कोमलता है इसके पहले उसे नज़र नहीं आई थी। इसके पीछे यह है कि जो जिजीवसा है, जो जीवटता है, या कि मित्र के प्रति जो संवेदनशीलता है कवि की, वो संवेदनशीलता उसको गहराई तक कैसे महसूस करता है वो खुद, और उसका वो जो मित्र है उसको जो अंदर अपने गहराई तक ले आता है, हृदय की अतल गहराइयों में उसको वो महसूस करता है। और उस महसूस करने के बाद वो जो बिंब यहाँ पर कवि रचता है वो एकदम अलग तरीके से है। एक खूबसूरत और क्रिएटिव और सृजनात्मक बिंब है वह, और भाषा की एक नई रवानी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसी मायने में कहा जाता है कि शमशेर बहादुर सिंह अपने विरल प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। और वो विरल प्रयोग यह है कि तमाम आलोचकों ने उनके बारे में लिखा है कि एक ऐसा कवि जिसमें वो तमाम सारी संवेदनाओं को अपने अंदर समेटता है, लेकिन उसकी गूंज अपनी विरल होती है, विशिष्ट गूंज होती है, जहाँ सिर्फ अकेले उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है और किसी की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि अपने समकालीन कवियों में शमशेर बहादुर सिंह अन्य कवियों से इसलिए विशिष्ट हैं क्योंकि वो प्रेम की कविता रचते हैं, वह इम्प्रेशन की कविता रचते हैं, चित्र बनाते हैं कविता में, बिंब ले आते हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो उनका जो ऐन्द्रिक बोध है वह बड़ा विशिष्ट है, विरल है। और वह ऐन्द्रियता ऐसी है जिसमें कोमलता है, जिसमें सांद्रता है, जिसमें भावनाओं का पारावार है, और भावना की अतल गहराई तक उतर कर वह उन बिंबों को रचने की कोशिश करते हैं, उन शब्दों को ले आते हैं वह। और ऐसी ही एक कविता है एक पीली शाम। यह कविता प्रेम की कविता है, यह कविता प्रेम और माधुर्य की भी कविता है, और इसमें सुख और दुख जहाँ एक साथ मिल जाते हैं, एक ऐसा पल जिसमें आप सौंदर्य की तलाश नहीं कर सकते, ऐसे पल में ये जो कविता है, यह जो इसका स्वरूप है, जो हमारे सामने नज़र आता है, वह उन्हें खास कवि बनाता है। और ऐसी दूसरी कविता के बारे में भी बात कर सकते हैं जो उषा कविता है, कि उसमें भी भाषा का जब वह नया प्रयोग करते हैं, जिसमें इम्प्रेशन जिस तरह से वो उषा का दिखाते हैं। उषा जो सुबह के समय के पहले का जो समय होता है, उसमें जो झिलमिलाहट है, जो जादू जो उसका है, वो जादू किस तरह से उसका इम्प्रेशन आता है, जिसमें आकाश को एक तरफ नीले शंख की तरह वो बताते हैं और दूसरी तरफ वह झिलमिलाती देह की तरह, एक नायिका की गौरवर्ण की देह की तरह झिलमिलाती हुई, जिसमें सूर्य की रश्मियों को वो उसके साथ जोड़ते हैं और उसमें आकाश रूपी नदी का चित्रण वो करते हैं। और ऐसे में जो पल प्रतिपल जो बदलता हुआ स्वरूप है, उस स्वरूप को वहाँ पर ले आते हैं। तो एक नई भाषा है ये, एक ऐसी भाषा जो अपनी निजी भाषा है, उनको विशिष्ट कवि बनाती है। किसको? शमशेर बहादुर सिंह को। और शमशेर बहादुर सिंह अपने समकालीनों में इस मायने में बहुत भावना प्रवण कवि, भाव प्रवण कवि और महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं कि उनको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक गहराई में अपनी बातें कहने वाला कवि कहा जाता है, मिथ कथन का कवि कहा जाता है। इतना कम से कम शब्दों का प्रयोग कि कई बार वो शब्द की अधिकता को बचाने के लिए कविता के बीच में ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर वो अपनी मुख्य बातें कहने के बाद उसमें जोड़ना जो अतिरिक्त बात चाहते हैं उसको कोष्ठक में लिखते हैं, जैसे इन कविताओं में भी आप देख सकते हैं। वो प्रयोग है, नया प्रयोग। ये कविता में, हिंदी कविता में ऐसा प्रयोग विरल प्रयोग है। इस मायने के, इस मामले में एक अलग छवि के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। और शमशेर बहादुर सिंह के जो ये शब्द हैं, ये लोक से ले आते हैं शब्द। इन कविताओं में, ये दोनों कविताओं में लोक के शब्द आते हैं, लोक का बिंब आता है। और इन शब्दों का जो प्रयोग वो करते हैं, ऐसे शब्द हैं जो भाव से जुड़े हुए शब्द हैं, जो इंद्रियता से जुड़े हुए शब्द हैं। इन्हें सरल नहीं कह सकते, आप इन्हें
सहजता में लेकिन इंद्रियता से भरे हुए शब्द कह सकते हैं, भावुकता से भरे हुए शब्द कह सकते हैं, इंद्रिक बोध से भरे हुए शब्द आप कह सकते हैं। इस मायने में शमशेर बहादुर सिंह की कविता हमें एक तरफ भावना का नया सौंदर्य शास्त्र रचते हुए नजर आती है, प्रकृति का नया सौंदर्य रचते हुए नजर आती है, बिंबों का नया सौंदर्य रचते हुए नजर आती है, और उसके साथ साथ भाषा का भी एक नया रूप आपको इनकी कविताओं में देखा जा सकता है। जैसा कि इन दो कविताओं के पाठ से हमें स्पष्ट हुआ, एक कविता एक पीली शाम और दूसरी कविता उषा। ये दोनों कविताएं, इसके पहले भी शाम के बारे में कविताएं लिखी गई थीं, सुबह के बारे में कविताएं लिखी गई थीं, लेकिन इन कविताओं में कुछ विशिष्ट ढंग से जो इम्प्रेशन पैदा करता है कवि, वह पाठकों को एक अलग दुनिया में ले जाता है, एक अलग भावबोध में ले जाता है, और यहीं पर शमशेर की शमशेरियत नजर आती है। धन्यवाद।